नमस्ते दोस्तों। अभी तक के लेक्चर्स में हमने ये देखा है कि किस तरह से मोहम्मद बिन अब्दुल्ला ने इस्लाम का प्रचार करने की कोशिश की थी, पहले मक्का में जहाँ उनका जन्म हुआ था, लेकिन जब इसमें कोई बहुत ज़्यादा सफलता नहीं मिली तो 12-13 साल के बाद वो शिफ्ट कर गए मदीना में। अब शिफ्ट करने से पहले एक बड़ा इंटरेस्टिंग इंसिडेंट हुआ था जो आज तक बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल है। आज हम उसको डिस्कस करने वाले हैं। जब मोहम्मद बिन अब्दुल्ला की पहली पत्नी खदीजा की मौत हुई थी तब उनकी उम्र लगभग 50-51 वर्ष की थी और उसकी मौत के 2-3 महीने के अंदर ही मोहम्मद बिन अब्दुल्ला ने अपनी दूसरी शादी की थी सौदा नाम की एक महिला के साथ। सौदा की उम्र के बारे में अलग अलग रेफरेंसेस आते हैं, लेकिन ये श्योर है कि वो एक बड़ी आयु की, मैच्योर आयु की महिला थी। इसके बाद इसके आसपास ही 2-4 महीनों में ही इन्होंने एक और सगाई की। ये सगाई की थी इन्होंने अपने ही परम मित्र, अपने ही सबसे करीब के दोस्त अबू बकर की बेटी आयशा के साथ। इस समय मोहम्मद बिन अब्दुल्ला की आयु 50-51 वर्ष की थी और आयशा की उम्र लगभग 6 वर्ष की थी। तो आज के हिसाब से ये जोड़ी बेमेल लगती है कि एक वृद्ध व्यक्ति एक बच्ची के साथ शादी करता है। फिर जब ये मदीना शिफ्ट कर गए तो वहाँ पहले वर्ष में ही इस बच्ची को शादी करके, निकाह करके अपने घर ले आते हैं। तो इसका अर्थ हुआ कि 53-54 साल की आयु के मोहम्मद बिन अब्दुल्ला ने 9 साल की बच्ची आयशा के साथ शारीरिक संबंध स्थापित किए। इस पर बहुत सारे क्वेश्चंस उठते हैं, बहुत सारे कंट्रोवर्सीज होते हैं, बहुत लोग मजाक उड़ाते हैं मोहम्मद बिन अब्दुल्ला का और पूरे इस्लाम का। अब क्योंकि इस्लाम के साथ या इस्लामिज़म के साथ बहुत से लोगों की दुकानदारी जुड़ी है, रोज़ी रोटी जुड़ी है, तो इसको डिफेंड करना भी उतना ही ज़रूरी हो जाता है। तो एक तरह से 2 धड़े हैं, 2 कैंप्स हैं। एक कैंप बोलता है कि बड़ा इमोरल बिहेवियर था मोहम्मद बिन अब्दुल्ला का, और जो दूसरा कैंप है, जो इस्लामिज़म का कैंप है, जो इस्लाम की दुकानदारी का कैंप है, वो इसको डिफेंड करने की कोशिश करता है। तो आज हम ये देखेंगे कि इस डिफेंड करने के लिए किस तरह की स्ट्रैटेजीज़ यूज़ की जाती हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल मैं लूँगा, एक किताब लिखी गई थी सन 1996 में पाकिस्तान में। इस किताब का टाइटल है एज ऑफ आयशा। लगभग 125 पेजेस की, 136 पेजेस की ये किताब है और इसको लिखने वाले हैं अल्लामा हबीबुर रहमान सिद्दीकी कंधालवी, जो अपने आप को रिसर्चर और क्रिटिक बताते हैं। उनको ये रिसर्च क्यों करनी पड़ी उसका वो अपने प्रीफेस में एक्सप्लेनेशन देते हैं। वो इसमें बता रहे हैं कि मैं बचपन से ही सुनता आ रहा था, अपने स्कूल के टाइम से ही, कि मोहम्मद बिन अब्दुल्ला ने ऐसी एक शादी की थी, और जो उलेमा थे वो इसको डिफेंड करने के लिए क्या करते थे, वो ये बोला करते थे कि अरेबिया का जो वातावरण है वो बहुत ज़्यादा गर्म है, इसलिए वहाँ पर बच्चियाँ ज़्यादा जल्दी जवान हो जाती थी, इसलिए मोहम्मद बिन अब्दुल्ला ने आयशा से जो शादी की थी वो लड़की वयस्क हो चुकी थी। फिर वो इसका उत्तर देते हैं आगे। There rises a question whether this jurisdiction of major age was limited only to Ummul Mominin Hazrat Aisha or it is prevalent throughout Arabia. For due to this rule, in all those hot countries where the climate is similar or near to Arabia as those regions of many African countries, Libya, Tunisia, Sudan, Morocco and Asian parts located in equatorial zone or near this region, such as the regions of Multan, Sukkur, Sibi and Jacobabad, are well known for their hot weather. It should have occurred in all these places. Keeping in view this criterion, all the girls should have grown major in the age of 10 or 11 years, and in Pakistan, almost 2 or 4 lakh or at least only 2 or 4,000 cases should have occurred. And in the peninsula of Arabia, such countless examples should have been observed. If the history has neglected such kinds of events and has given no importance to them, one can see Arabia as the peninsula of Arabia even today stands on the same location, and Makkah and Medina also stand on the same location. तो यहाँ पर ये जो रिसर्चर और क्रिटिक हैं, इनका कहना है कि उलेमा ये जो स्टैंड लेते हैं कि वहाँ का माहौल गर्म था, इसके कारण बच्चियाँ जल्दी वहाँ पर व्यस्क हो जाती थी, ये ठीक नहीं है, क्योंकि ऐसी ही गर्मी अफ्रीका के बहुत सारे देशों में है, एशिया के बहुत सारे हिस्सों में है, कि जो भूमध्य रेखा है, जो इक्वेटर है, उसके आसपास माहौल गर्म ही होता है। तो अगर ये लॉजिक ठीक है तो हमारे पास ऐसे लाखों नहीं तो हज़ारों उदाहरण होने चाहिए थे जहाँ पर बच्चियाँ जल्दी जवान हो जाती हैं।
और अगर हम बाकियों को छोड़ भी दें तो मक्का और मदीना आज भी वहीं पर हैं जहाँ पर वो 1400 साल पहले थे। तो वहाँ भी ऐसे हज़ारों लाखों केसेस होने चाहिए थे, लेकिन हमें ऐसा कुछ भी कभी भी देखने को नहीं मिलता है। इसलिए ये जो आंसर है उलेमाओं का, ये गलत है। तो ये स्ट्रैटेजी नंबर 1 जो है ये इन्होंने काउंटर करके छोड़ दी है कि ये स्ट्रैटेजी गलत है, इसे नहीं अपनाना चाहिए। तो अब स्ट्रैटेजीज़ क्या हो सकती हैं, हम उन पे चलते हैं। इस किताब में जिस स्ट्रैटेजी को यूज़ किया गया है वो है झूठ बोलना या कंफ्यूज करना। अब ये बेस्ट स्ट्रैटेजी है। इसमें आप सीधा ये कहें कि जो हदीस है वो गलत है। आयशा 9 वर्ष की नहीं थी, वो उस समय 19 वर्ष की थी या 22 वर्ष की थी, जिसके कारण शादी कर ली गई। तो वयस्क लड़की थी, शादी करने में कोई बुराई नहीं है। अब ये स्ट्रैटेजी बहुत अच्छी थी जिसको इन्होंने यूज़ किया, और इसके लिए उन्होंने क्या एक्सप्लेनेशन दिया वो मैं पढ़ के बताता हूँ। बट अवर क्लेम इज दैट हिशाम मेड अ मिस्टेक इन दिस रिवायत हु शोज 19 एज 9 मिस्टेकनली। तो इस एक लाइन पर इन्होंने पूरी किताब लिखी है कि जो हिशाम था जिसने ये रिवायत दी थी, उसने गलती से 9 को 19 बोल दिया। हम हिशाम पे शक नहीं कर रहे हैं जिसने हदीस दी है, हम सिर्फ ये बोल रहे हैं कि उससे गलती हो गई कि उसने 9 को 19 बोल दिया। अब ये परफेक्ट स्ट्रैटेजी हो सकती है अपनी बात को प्रूव करने के लिए, लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है? इसमें प्रॉब्लम है इंटरनेट। 1996 में जब ये किताब छापी गई थी तब इंटरनेट का इतना विस्तार नहीं हुआ था, तो आप कुछ भी कह सकते थे इस्लाम के बारे में और लोग आपकी बात मान भी लेंगे कि रिवायत गलत हो गई, क्योंकि पहली बात तो मैक्सिमम लोगों को ना पता है हदीस क्या है, ना पता है रिवायत क्या है। लेकिन इंटरनेट के आने के बाद हर किसी के पास सारी हदीसें भी अवेलेबल हैं, कोई भी जाके चेक कर सकता है उनको। तो अब ये जो झूठ है ये नहीं चलता, क्योंकि ऐसी सिर्फ एक हिशाम की रिवायत नहीं है, ऐसी बहुत सारी रिवायतें हैं या हदीसें हैं, और कई डायरेक्ट आयशा के मुंह से बताई गई हदीसें हैं कि मेरी शादी जब पैगंबर मोहम्मद से की गई थी तब मैं केवल 6 वर्ष की थी, और जब मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाए गए थे उन दिनों मैं गुड़ियाओं के साथ खेलती थी और मेरी आयु केवल 9 वर्ष की थी। अब ऑप्शन क्या बचता है कि या तो आप सारी हदीसों को रिजेक्ट कर दो। अगर आप हदीस रिजेक्ट कर देते हो तो इस्लाम काफ़ी सारा खाली हो जाता है, इस्लाम की बुनियाद हिल जाती है। इसलिए आप ये नहीं कर सकते, और ना ही आप ये क्लेम कर सकते हो कि हदीस गलत है। इसलिए आपको अब अलग अलग स्ट्रैटेजीज़ अपनानी पड़ती हैं। तो अब हम अगली स्ट्रैटेजी पे चलते हैं, वो क्या है। इसके बाद जो स्ट्रैटेजीज़ आती हैं वो हैं लगभग बेशर्मी के लेवल पे आ जाते हैं लोग। पहली जो इसमें स्ट्रैटेजी है वो है मोहम्मद बिन अब्दुल्ला ने या पैगंबर ने शादी की है तो उसकी मर्ज़ी है, आप कौन होते हो उसको आवाज़ उठाने वाले या उसके खिलाफ बोलने वाले। सुनिए, But the Prophet Muhammad married, his choice. कि ये तो उनकी अपनी मर्ज़ी है। अब ये एक अच्छी स्ट्रैटेजी हो सकती है कि आज से 1400 साल पहले अरेबिया के किसी कोने में एक रेगिस्तान में मक्का नाम के शहर में या मदीना नाम के शहर में कोई एक 53-54 साल का व्यक्ति 9 साल की बच्ची के साथ शारीरिक संबंध बनाता है, तो वो हो चुका, हमें उसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए। लेकिन इसमें ऑब्जेक्शन शायद इसलिए होता है कि मोहम्मद बिन अब्दुल्ला को कुरान में ये बताया जाता है कि ये एक आइडियल व्यक्ति थे, एक आदर्श व्यक्ति थे जिसका सबको अनुसरण करना चाहिए। कुरान का जो चैप्टर नंबर 33 है वो बड़े क्लियरली बोलता है कि मोहम्मद बिन अब्दुल्ला एक आदर्श हैं, सबको मानना चाहिए। तो अगर एक ऐसा मज़हब है जिसमें 100 करोड़ से ज़्यादा लोग हैं और वो लोग उस कुरान को ठीक मानते हैं और उसके अकॉर्डिंग चलना चाहते हैं, तब प्रॉब्लम खड़ी होती है कि इसका अर्थ है कि आज भी क्या 53-54 साल के लोग 9 साल की बच्ची के साथ शारीरिक संबंध बनाना चाहेंगे? तो ये इसमें ऑब्जेक्शन आ सकता है। तीसरी स्ट्रैटेजी पे चलते हैं, वो है वुमेन लिबरेशन की बात करना। और इसमें क्या है, आप पहले सुन लीजिए इसे। I find it amusing that people who wish to defend women's rights make this such a big issue when Aisha herself didn't make it a big issue. तो आयशा herself did not make a big issue। अब आपको यहाँ पर इनकी ये शेमलेसनेस, ये बेशर्मी देखनी चाहिए कि 6 साल की बच्ची क्या उसमें इशू क्रिएट कर सकती है। मतलब अगर हम आज के समाज की बात करें, कोई व्यक्ति है 50 साल से ऊपर का और वो सोचता है कि मुझे 6 साल की बच्ची से शादी करनी है,
तो उसको कई तरह के प्रलोभन दे सकता है कि बेटा मैं तुम्हें, बेटा तो नहीं बोलेगा कि मैं तुम्हें चॉकलेट देता हूँ, या मैं तुम्हें 100 चॉकलेट दूंगा, या मैं तुम्हें रोज़ 2 चॉकलेट ला के दूंगा, तो मुझसे शादी कर लो। अब ये बच्ची ये नहीं जानती कि शादी करने के क्या नफ़े और क्या नुकसान है, कि इसका उसको सारी उम्र क्या भुगतना पड़ सकता है, तो वो उसके लिए तैयार हो सकती है। क्या हम उसे विमेन लिबरेशन से या वुमेन राइट्स के साथ जोड़ के देखना भी चाहिए? लेकिन यहाँ पर ये काम पूरी बेशर्मी से किया जा रहा है। एनीवे, नेक्स्ट स्ट्रेटजी पे चलते हैं। पहले एक स्ट्रेटजी बता चुका हूँ कि पैगंबर की मर्जी थी। अब ये स्ट्रेटजी आती है कि आयशा की मर्जी, वो चाहती थी, उसने शादी कर ली। सुनिए। Aisha didn't have a problem with what happened. I think it's problematic when we have a problem. इसका आंसर मैं पहले ही दे चुका हूँ कि छोटी बच्ची कभी भी ये नहीं समझ सकती कि उसका नफ़ा नुकसान क्या है, और यही कारण है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में, या संसार भर के सारे संविधान ये बताते हैं कि कम से कम एक ऐसी आयु होनी चाहिए जब बच्ची मेंटली मैच्योर हो जाए, वो मानसिक रूप से, सामाजिक रूप से मैच्योर हो जाए शादी करने के लिए, तभी उसकी परमिशन दी जा सकती है और तभी वो ऑब्जेक्ट कर सकती है। अगली स्ट्रैटेजी बेशर्मी से भरी हुई है। इसमें दोनों को मिला दिया जाता है कि जब प्रॉफेट मोहम्मद को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, आयशा को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, तो आपको क्यों है? सुनिए। Who are we to object? He is willing and the woman is willing. जब मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी? So if the man and the woman is agreeing, who are you and me to interfere? Why are we trying to interfere their rights? Who are we to object? He is willing and the woman is willing. जब मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी? So if the man and the woman is agreeing, who are you and me to interfere? Why are we trying to interfere their rights? बाकी सब जगह पे कहा जाता है कि आपको आदर्श व्यक्ति है उसको मानना है, और आपके ऊपर इस्लाम थोपा जाता है, आपके ऊपर कुरान थोपी जा सकती है। लेकिन यदि आप क्वेश्चन पूछते हैं तो बोल देते हैं हु आर वी, हम कौन है क्वेश्चन पूछने वाले, ये तो हो गया तो हो गया। और फिर अगली स्ट्रैटेजी, अगला ट्रिक क्या है? एक स्टेप और आगे बढ़ जाओ और ये शो करो कि ये जो शादी थी 54 साल के मोहम्मद बिन अब्दुल्ला की 9 साल की बच्ची के साथ शारीरिक संबंध बताते हुए, ये एक परफेक्ट मैरिज थी, ये एक मुकम्मल शादी थी। She had, as we said, the perfect marriage. I think it's a problem when we make it into a problem. She had, as we said, the perfect marriage. I think it's a problem when we make it into a problem. नेक्स्ट स्ट्रैटेजी क्या है? अब जो मैंने आपको सबसे पहले बताया था कि झूठ बोल दो कि आयशा की उम्र 19 साल थी, वो झूठ क्यों बोलना है? क्योंकि जब आप ये बोलेंगे कि अरेबिया में उन दिनों माहौल गर्म होता था, वहाँ का वातावरण ऐसा था, जलवायु ऐसी थी, तो लोग नहीं मानेंगे। क्योंकि आज भी मक्का मदीना इक्वेटर के उतने ही डिस्टेंस पर हैं, उसी लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड पर हैं, तो ये आपकी गप चलेगी नहीं। और इसको उन्होंने बखूबी काउंटर किया। अब आपको क्या करना चाहिए? इसको रीपैकेज कर देना चाहिए, और रीपैकेज करने का सबसे अच्छा तरीका है अंग्रेज़ी में बोलो, एक लंबा सा शब्द चुनो और वो साइंटिफिक लगना चाहिए। तो ऐसा एक शब्द है एंथ्रोपोलॉजी। ये सुनिए। This is actually pretty straightforward. It's a little bit of anthropology, and that is that a 9-year-old girl of Arabia 14 centuries ago would be something similar to a 16, 17-year-old of our times. This is actually pretty straightforward. It's a little bit of anthropology, and that is that a 9-year-old girl of Arabia 14 centuries ago would be something similar to a 16, 17-year-old of our times. अब जो सामने बैठे हैं या तो मूर्ख हैं या अनपढ़ हैं, उनको तो एंथ्रोपोलॉजी का अर्थ भी नहीं पता होगा। तो इसलिए आपने ये झूठ बोल देना है कि एंथ्रोपोलॉजिकली अगर आप देखेंगे तो जो उस समय 9-10 वर्ष की बच्ची थी वो आज की 16-17 वर्ष की बच्ची के बराबर थी। आपने कोई सबूत नहीं देना, कोई ऐसी स्टडी नहीं दिखानी, कोई ऐसी रिसर्च नहीं दिखानी, लेकिन आपने सिर्फ एक शब्द बोलना है और लोग इस बात को मान लेंगे। मतलब ये लोगों को चिरकुट समझते हैं क्या? अगली स्ट्रैटेजी, जब आपसे कोई क्वेश्चन पूछे तो आपको बोलना क्या है? So let's answer this question. It's a good question and it's an easy question. Let's answer this question. It's a good question and it's an easy question. तो ये क्वेश्चन गुड भी है और इजी भी है। अब इसका आंसर जो है वो और ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, वो सुनिए ज़रा।
Now the why of it, nobody knows except Allah. Now the why of it, nobody knows except Allah. Nobody knows except the law. तो इजी क्वेश्चन है और सीधा क्वेश्चन है, लेकिन इसका आंसर हमारे पास नहीं है क्योंकि किसी को पता ही नहीं है। सिंपल, वेरी सिंपल, वेरी वेरी सिंपल। देखिए, गोभी का फूल फूल होकर के भी फूल नहीं, समझी? इसी तरह गेंदे का फूल फूल होकर के। बहुत मजाक करते हैं। अभी तक हम सुन चुके हैं कि मोहम्मद बिन अब्दुल्ला की मर्जी, आयशा की मर्जी, दोनों की मर्जी। ये स्ट्रैटेजी है अल्लाह मियाँ की मर्जी। सुनिए। Because the Prophet ﷺ never married any woman except it came to him from wahy. Because the Prophet ﷺ never married any woman except it came to him from wahy. तो अब इनका कहना है कि क्योंकि वही आई थी, वही यानी एक रेवलेशन आए थे अल्लाह की ओर से, इसलिए मोहम्मद बिन अब्दुल्ला ने इस बच्ची के साथ शादी की थी। पहली चीज़ तो ये टेक्निकली झूठ बोला जा रहा है। उसका रीज़न ये है कि जो वही है वो सारी की सारी कुरान में है, और कुरान में इसका कहीं भी उल्लेख नहीं है कि मोहम्मद बिन अब्दुल्ला को अल्लाह मियाँ ने बोला है कि आयशा से शादी करनी है। ये हमें हदीसों में से देखने को मिलता है, और उन हदीसों के अकॉर्डिंग मोहम्मद बिन अब्दुल्ला को 2 बार सपना आया कि सिल्क के कपड़े में लपेटी हुई बच्ची है आयशा जो इनको दिखाई जा रही है, तो इन्हें लगा कि मुझे इससे शादी करनी है, और अब हदीस को इन्होंने वाही का नाम दे दिया है, विच इज़ टेक्निकली रॉन्ग। अब इससे अगला स्टेप है कि उनको तो जिब्राइल रास्ता दिखाता है, तो वो तो गलत कर ही नहीं सकते। ये भी सुनिए। So he was guided by Allah. He was accompanied by Jibril alayhi salam. He was guided by Allah. He was accompanied by Jibril alayhi salam. इसे कहा जाता है अपील टू अथॉरिटी, कि अल्लाह मियाँ ने कहा है और जिब्रील उनको रास्ता दिखाता है। हालांकि दोनों के बारे में आम व्यक्ति को तो पता नहीं है कि वो किसे दिखाई देते हैं और किसे सुनाई देते हैं, लेकिन क्योंकि वो अथॉरिटी हैं इसलिए आपको ये बात मान लेनी चाहिए। और अगली स्ट्रैटेजी है चने के झाड़ पे चढ़ाना। इसमें क्या किया जाता है कि एक व्यक्ति को हवा में बिठाया जाता है कि तुम तो बहुत समझदार हो, लेकिन जो तुमसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं वो मूर्ख हैं। ये स्ट्रैटेजी कैसे काम करती है वो देखिए ज़रा। So the kafir, the non-Muslim, who is not able to understand and recognize they're between the sky and the earth, they suspended because what? They're ignorant. They don't know. They don't understand the premise of revelation, so they can't appreciate that. But those who can appreciate revelation understand that prophets, alayhi salam, were ordered to do things that we don't understand, that we call mu'ajiza. We call it miracle, phenomena, because it came from God. So Allah selected Aisha for the Prophet sallallahu alaihi wasallam. So the kafir, the non-Muslim, who is not able to understand and recognize they between the sky and the earth, they suspended because what? They're ignorant. They don't know. They don't understand the premise of revelation, so they can't appreciate that. But those who can appreciate revelation understand that prophets, alayhi salam, were ordered to do things that we don't understand, that we call mu'ajiza. We call it miracle, phenomena, because it came from God. So Allah selected Aisha for the Prophet sallallahu alaihi wasallam. That's number 1. तो ये एक मिरेकल है, करिश्मा है, अल्लाह मियाँ की तरफ से आया है, इसलिए किया गया। और काफिर तो ये चीज़ समझते नहीं, पर तुम तो स्मार्ट हो, तुम तो ये बातें समझ सकते हो, क्योंकि काफिर तो बुद्धू होते हैं। क्या समझाना है? अरे समझाना क्या है, खुद ही समझदार लोग हैं, चेहरे बोलते हैं इनके, कितने स्मार्ट है। वाह वाह वाह। हे ये क्या करता है? ऊपर करो, टोपी सीधी। कम ऑन, फॉलो मी। सर ये शट अप। और इसके अंदर एक और जो इम्प्लिसिट मैसेज ये है कि अगर तुम क्वेश्चन पूछोगे तो इसका मतलब तुम भी बातें समझते नहीं हो और तुम भी काफिर हो जाओगे। तो ये स्ट्रैटेजी 2 लेवल्स पे काम करती है कि या तो तुम बहुत समझदार हो, तुम्हें सब पता लग गया, और दूसरा अगर तुम क्वेश्चन पूछते हो तो तुम काफिर हो जाते हो। अगली स्ट्रैटेजी है ये बताना कि ये तो उस टाइम के अरेबिया का कल्चर था, इसलिए उन्होंने किया, तो उन्होंने कोई ख़ास बात नहीं की, उन्होंने कोई अजीब बात नहीं की है। पहले सुनिए इसे भी।
think about Norway, don't think about Europe, don't think about China, don't think about America, you think about the Arabs. This is very common among the Arabs. Don't think about Norway, don't think about Europe, don't think about China, don't think about America, you think about the Arabs. The Arabs at that time, it was urf. It was part of their urf. तो आज तक तो ये बताया जा रहा है कि इस्लाम सबके लिए है, पैगंबर मोहम्मद सभी के लिए है, हर टाइम के लिए है, हर जगह के लिए है। लेकिन जब आप क्वेश्चन पूछेंगे तो आपसे ये कहा जाएगा कि ये तो उस टाइम का कल्चर था। तो ये कॉन्ट्राडिक्शन या ये शब्दों का खेल है जिसके थ्रू लोगों को, भोले भाले लोगों को बुद्धू बनाने की स्ट्रैटेजी बनाई जाती है। अगर ये सबके लिए नहीं है तो इसलिए हमें ये मान लेना चाहिए कि ये जो इस्लाम शुरू हुआ था ये उस समय के मक्का और मदीना के लोगों के लिए था, वहाँ आसपास के लोगों के लिए था, और आज इसकी कोई वैलिडिटी नहीं बचती है। तो क्या इसका अर्थ ये माना जाए कि जो इस्लाम है वो मक्का और मदीना के उस टाइम के लोगों के लिए था, वहाँ के कल्चर के हिसाब से चलता था, बाकी देशों में इसकी कोई आवश्यकता ना थी, ना है और ना होगी? नेक्स्ट स्ट्रेटजी है इसके ऊपर और झूठ बोलना, वो आप सुनिए। It was very normal for them to ask for the daughter of a man when she was 9 or 10 so that that daughter could come and move with the family. Not sleep with him, but come and move with that family so he could observe her, she could observe him. So by the time she got to the age where she could have sexual relationships and have children and intimacy, they would have already built a bond. इस स्ट्रैटेजी में एक पोर्शन है कि बिल्कुल जो अरब सोसाइटी थी उसके बारे में झूठ बोल दिया जाए कि वहाँ पर जो बच्चियाँ थी उनको पहले घर में ले आया करते थे ताकि वो उनको देख सकें, उनके साथ इंटीमेट रिलेशन बना सकें और उसके बाद शारीरिक संबंध स्थापित कर सकें। मोहम्मद बिन अब्दुल्ला के अपने परिवार के ही जो एग्जाम्पल्स हैं वो इसके एंटी हैं, इसके काउंटर में जाते हैं। अगर हम मोहम्मद बिन अब्दुल्ला के परदादा हाशिम से शुरू करते हैं तो मैंने पहले लेक्चर में बताया था कि जब सलमा से शादी हुई थी तो वो सलमा के घर जाके रहा था, ना कि सलमा वहाँ आई थी। इनके दादा अब्दुल मुतल्लिब, उन्होंने जब अब्दुल्ला की शादी की थी अमीना के साथ तो आप भी उसी की कज़न से शादी की थी, तब ये दोनों बाप बेटा भी वहाँ जाके रहे थे, ना कि लड़कियाँ इनके घर में आई थी। लेकिन यहाँ पर झूठ बोलकर लोगों को कन्विंस करने की कोशिश है कि इस तरह का वहाँ पे ट्रेडिशन था अरब में, जबकि ऐसा वहाँ ट्रेडिशन नहीं होता था। अगला ट्रिक एक दूसरी तरह की अपील टू अथॉरिटी है। इसमें ये कहना चाहते हैं कि क्या अबू बकर और उसकी पत्नी इतने बेवकूफ़ थे कि उन्होंने अपनी छोटी सी बच्ची मोहम्मद बिन अब्दुल्ला को दे दी ताकि वो उसके साथ शारीरिक संबंध बना सके? तो इतने अच्छे लोग थे, वो ऐसा नहीं कर सकते। The mother, the father of Aisha, Abu Bakr radiallahu anh, and Hani, I forget his wife's name. That means they would have had to facilitate the Prophet sallallahu alaihi wasallam in being doing a pedophile relationship. Would that be correct? Could two respectful parents, could they have been guilty of something like that? अब इसका उदाहरण आपको समझना है तो हमें याद है कि जब हम बहुत छोटे छोटे थे तो अखबारों में एक बार स्कैंडल आया था कि एक फ़्लाइट जा रही थी अरेबिया की ओर और उसमें एक छोटी सी 6-7 साल की बच्ची थी जिसका नाम अमीना था और वो रो रही थी। जब एयर हॉस्टेस ने उससे पूछा कि क्या हुआ है तो उसने बताया कि उस बच्ची के माँ बाप ने उसे एक अरब शेख के साथ भेज दिया है जो उसी के साथ प्लेन में बैठा था और वो उसे लेके अरेबिया जा रहा था। उन दिनों ये एक नेशनल इशू बना था और बहुत हंगामा हुआ था कि क्यों छोटी सी बच्ची की शादी वहाँ की गई है। तब मुझे इन चीज़ों के बारे में कोई नॉलेज नहीं थी, लेकिन अब समझ में आता है कि क्या हो रहा था। और अगर अभी आज भी आप देखें तो हैदराबाद से या हमारे देश के कई हिस्सों से अमीर लोग आते हैं और छोटी बच्चियों को ये वाली सुन्नत पूरी करने के लिए ले जाते हैं। इसलिए ये कहना कि अबू बकर या उसकी पत्नी ने ये नहीं किया होगा, गलत काम नहीं किया होगा, ऐसा नहीं होता। और इसमें दूसरा फैक्टर ये है कि जब भी कोई कल्ट बनता है, लोग किसी ग्रुप में जुड़ते हैं तो उनके ऊपर प्रेशर होता है अपने आप को कंप्लाई करने का, या जिसे हम पीयर प्रेशर बोलते हैं। अबू बकर अपने आप को मोहम्मद को समर्पित कर चुका था। इवन जो वो हमने पढ़ा था इसरा और मिराज वाला जो इंसिडेंट होता है कि मक्का के लोगों ने विश्वास करने से इनकार कर दिया कि कैसे कोई किसी जानवर पे बैठ के 7 आसमानों पे जा सकता है,
लेकिन अबू बकर ने उसे मान लिया था। तो उसके ऊपर क्या प्रेशर था हम नहीं जानते, लेकिन ये अपील टू अथॉरिटी इसे जस्टिफाई करने के लिए सफिशिएंट नहीं हो सकती कि क्यों छोटी सी बच्ची के साथ बड़े व्यक्ति का शारीरिक संबंध बनाया जाता है। एक और जो इसकी जस्टिफिकेशन दी जाती है वो है कि वो छोटी सी उम्र में ही मोहम्मद बिन अब्दुल्ला के साथ रही है, इसलिए उसको ध्यान से देखती थी, उसको समझती थी कि वो क्या कर रहा है, और उसने जो कुरान थी उसे याद कर लिया था। सुनिए। She is the woman that memorized the Quran. When the Quran was revealed, when the last ayats of the Quran, the last 6,636 ayats were revealed, 3 months later, Aisha had memorized the whole Quran. अब ये जितनी मर्जी ताली बजा लें, जितनी मर्जी एक्टिंग कर लें, पहली चीज़ तो जो ये आयतों का नंबर बता रहे हैं 6,636 वो गलत है। 6,236 आयतें हैं कुरान के अंदर। अगर हम शैतानी 3 आयतें निकाल देते हैं तो इनको अपना ये नंबर सही करना पड़ेगा। दूसरी चीज़ कि कुरान याद कर ली आयशा ने, तो इसमें ऐसी कोई ख़ास बात नहीं थी, क्योंकि उसी टाइम पर ऐसे बहुत से लोग थे जिन्होंने कुरान को कंठस्थ कर रखा था, उसे याद कर रखा था। तो क्या ये कारण होना चाहिए किसी 9 साल की बच्ची का किसी वृद्ध के साथ शारीरिक संबंध बनाने का? Aisha radiallahu anha, because she lived with the Prophet sallallahu alaihi wasallam. She saw him, she understood him intimately, clearly. Her mind was bright and she was a powerful young girl. She saw him, she understood him. तो क्या किसी को देखने के लिए, किसी को समझने के लिए, वो भी जिसको पैगंबर बनाया जा रहा हो, उसकी पत्नी होना ज़रूरी है? उसके बिना, पत्नी के बिना कोई और संबंध नहीं हो सकता था क्या? अगला ट्रिक है कि क्योंकि वो उनके पास रहती थी, इतनी छोटी उम्र से रह रही थी, इसलिए उसने बहुत सारी हदीसें याद रखी थी। She was holding with her when the Prophet passed away at least 2,600 ahadith that nobody else knew. अब आप इसे ये समझिए कि मोहम्मद बिन अब्दुल्ला की जब मृत्यु हुई तो उनकी आयु 62-63 वर्ष की थी। अगर वो किसी अपनी हम उम्र से भी शादी की होती उन्होंने, तो वो उनसे ज़्यादा जी सकती थी, जैसा कि उनकी मैक्सिमम पत्नियां जो थी उनके बाद भी जीवित थी, और उनके पास भी वही इन्फॉर्मेशन हो सकती थी जो आयशा के पास थी। तो इसका कोई ऐसा वैलिड रीज़न समझ में नहीं आता कि क्यों इस छोटी सी बच्ची के साथ इस तरह का काम किया जाए। अगला ट्रिक है, अंग्रेजी की एक कहावत है, पुटिंग द कार्ट अहेड ऑफ द हॉर्स, कि आपने घोड़ा गाड़ी बनानी है तो गाड़ी को घोड़े के आगे फिट कर देते हैं। तो ये आपको समझने के लिए फिर से थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। सुनिए। Islam, you can marry a woman the moment she gets matured. If she reaches puberty, you can marry. That is Islam. In Islam, you can marry a woman the moment she gets matured. If she reaches puberty, you can marry. That is Islam. तो अब इनका कहना है कि इस्लाम में जैसे ही प्यूबर्टी अचीव करती है लड़की, यानी कि जैसे ही उसको मासिक धर्म शुरू होता है, तो आप उससे शादी कर सकते हैं क्योंकि वो मैच्योर हो गई है। इसमें शब्दों का जाल बुना गया। इस्लाम का अर्थ क्या है? जो मोहम्मद बिन अब्दुल्ला ने किया वो इस्लाम बन गया, क्योंकि मोहम्मद बिन अब्दुल्ला से पहले तो कोई इस्लाम था ही नहीं। तो उन्होंने इस छोटी बच्ची से शादी कर ली, इसलिए ये कानून बना है, ना कि पहले से कानून था इसलिए मोहम्मद बिन अब्दुल्ला ने शादी की है। तो ये छोटे छोटे ट्रिक्स होते हैं जिनके साथ ये इस आर्गुमेंट को स्ट्रेंथन करने की कोशिश करते हैं कि क्यों इस तरह की शादी की गई थी कि 9 वर्ष की बच्ची है और 54 वर्ष का व्यक्ति है जो शारीरिक संबंध उनसे बनाता है। नमस्ते।